हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th एसएसटी की पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फेडरलिज्म। एंड ये बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी है, बट नो वरीज, वी विल कवर इन दिस फुल वीडियो। और आप इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक ही बार में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, अच्छा ये जो नोट्स है वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको इन नोट्स के लास्ट में मिलेंगी। और इसी पीडीएफ के साथ मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज वगैरह सब अटैच कर दिए हैं ताकि आपको इसी पीडीएफ में सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड द पीडीएफ ताकि आप सारे सब कुछ लर्न कर सको। और दूसरा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। फेडरलिज्म। अच्छा, फेडरलिज्म क्या होता है? ये ना एक ऐसा एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पर पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब जैसे क्या होता है, हर चीज़ एक इंसान नहीं संभाल सकता, उसे अपनी पावर को डिवाइड करना पड़ता है कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे और ये काम आप करोगे। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक लीडर जो है वो पूरे देश को नहीं संभाल सकते, उन्हें अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो सिमिलरली हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको भी अपनी जितनी भी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। किन किन लेवल्स में? तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद नीचे वाली है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों टाइप लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिवाइड है। सेंटर जो है पूरे इंडिया को देखेगी, स्टेट जो है हर स्टेट को देखेगी और लोकल जो है वो लोकल विलेजेस वगैरह को डील करेगी, ठीक है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और कंट्री के बहुत सारे यूनिट्स में, है ना। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। यहाँ पर गवर्नमेंट के दो या से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और बेशक गवर्नमेंट अलग अलग है लेकिन वो रूल सेम सिटीजन्स पे करती है ना। अच्छा, जितने भी लेवल जैसे सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, उन सब के रूल्स की वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे पावर को, कितना पैसा कहाँ पे लगाएंगे, उनकी क्या क्या पावर है, कैसे कैसे उन्हें एक्सरसाइज करने, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है ना। अच्छा, अगर मान लो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी रूल चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करना है, तो जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनकी सहमति से ही होगा, ठीक है। और कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को चेंज करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर चेंज हो भी रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो कोर्ट के पास पूरा हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी रूल को चेंज करने के लिए इंटरप्रेट कर सके, है ना। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हर लेवल के गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा अलॉट होगा, कितने करोड़ अरब रुपए जो है उनको अलॉट होंगे, वो सब भी क्लैरिफाई किया गया होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इसी में से आपको सारी चीज़ों को रन करना है, इस तरीके से, है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाए हैं? ताकि जो कंट्री है उसका अच्छे से सब के सब यूनाइटेड रहें, सब के सब एक साथ रहें, हमारी कंट्री जो है वो सेफ़ रहे, कोई भी वायलेंस ना हो हमारी कंट्री में। और जैसे हमारी कंट्री में कितने सारे रिलीजन हैं, उन सबको रिस्पेक्ट देने के लिए कि सब के सब जो है वो रिस्पेक्ट के साथ रहें, कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो कोई भी रिलीजन, तो उसके लिए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाए गए हैं इंडिया में। अब फेडरल गवर्नमेंट के क्या डीमेरिट हैं? एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको ज़्यादा पावरफुल माना गया है, ठीक है। बेशक हम बुक्स में बोलते हैं कि सारे इक्वल हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। सेंटर के पास ही ज़्यादा राइट रहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, सेंटर को ही ज़्यादा पैसा अलॉट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्टेट गवर्नमेंट में दखलंदाजी डालता ही डालता है ना। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखो, एक फेडरल गवर्नमेंट है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के दो से ज़्यादा लेवल होते हैं, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट, पहले फेडरल देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि अब ये कर इस तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है और ज़रूरी नहीं समझती स्टेट गवर्नमेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज़ का आंसर दे। और फेडरल गवर्नमेंट जो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या फिर उसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सब यूनिट्स बटी हुई हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा हक होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम दे दे कि आपको ये करना ही करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ पर पाई जाती है? फ्रांस, चाइना और जापान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन
फेडरेशन के टाइप्स पढ़ते हैं, दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की तरफ आते हैं। जैसे मान लो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, अब जैसे इंडिया का एग्जांपल लगा लेते हैं, हालांकि इंडिया में कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, बट फिर भी अब इंडिया में हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब ये सारे हिस्सों में बटे हुए हैं, हर एक स्टेट अलग हिस्से में बटी हुई है। अब इन सारी स्टेट्स ने ये फैसला कर लिया कि हम सारे एकजुट आएंगे और एक गवर्नमेंट को दर्शाएंगे पूरे वर्ल्ड के आगे कि हमारी इतनी बड़ी गवर्नमेंट है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यही मतलब होता है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट यूनिट है वो सारी साथ आ जाती है ताकि एक बड़ी सी यूनिट बन जाए, और ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और जितनी भी वो छोटी छोटी यूनिट्स है, जितनी वो छोटी छोटी स्टेट्स है, सबके पास इक्वल पावर है। और इसके एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो होता है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, जैसे मान लो बहुत बड़ी कंट्री है, वो जो है अपनी पावर को डिवाइड कर देती है छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। अब जैसे अलग अलग स्टेट है, उन स्टेट्स में वही वाले स्टेट के लोग अपनी भाषा यूज़ करेंगे, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो सभी स्टेट्स जो हैं अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें, और लार्ज कंट्री के जो है पार्ट्स हो जाते हैं, पावर डिवाइड हो जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल रहती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। जैसे एग्जाम्पल है इंडिया और स्पेन का। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। देखो, कमिंग टुगेदर में क्या होता है, सारी की सारी यूनिट्स एकजुट आ जाती है ताकि बड़ी यूनिट दिखे, और होल्डिंग टुगेदर में क्या होती है, लार्ज कंट्री जो है अपनी पावर को डिवाइड कर देती है छोटी छोटी यूनिट्स में, और फिर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सारी स्टेट्स जितनी भी होती हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, उन सबके पास इक्वल पावर होती है और सब ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है कि ये ज़्यादा सॉवरेनिटी दिखाएं और सेपरेट आइडेंटिटी दिखाएं और सिक्योरिटी ज़्यादा इंक्रीज करें। सॉवरेनिटी क्या होता है कि अ पावर दैट अ कंट्री हैज़ टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। ऐसी पावर एक कंट्री के पास जब वो अपनी गवर्नमेंट को खुद को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली ये एकजुट होकर ये दिखाते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग बेसिकली। और यहाँ पर फेडरेशन में ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यहाँ पर सॉवरेनिटी की एब्सेंस होती है और आइडेंटिटी भी मेंटेन मुश्किल से हो पाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया में फेडरलिज्म की क्यों ज़रूरत है, ये देखो। इंडिया एक फेडरल कंट्री है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, हमारे संविधान ने भी ये डिक्लेयर कर रखा है कि इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है, मतलब बहुत सारी स्टेट्स जो है वो मिलके पूरा इंडिया बना हुआ है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले ना दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम था। एक तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जो था वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट था। ठीक है, बाद में एक तीसरा टीयर ऐड किया गया फेडरलिज्म में, जिसको जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के नाम से था उसको हम लोकल लेवल गवर्नमेंट कहने लग गए। ठीक है, तो बाद में जाके ये तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी जुड़ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर मिली हुई है, और वो अलग अलग पावर 3 लिस्ट में एडेड है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब जैसे जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा डिफेंस हो गया, डिफेंस पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, ये सारी जो पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब यूनियन लिस्ट में ये इसलिए आते हैं ताकि कंट्री में एक अच्छी सी पॉलिसी बनी रहे, और ये वाली जो यूनियन लिस्ट होती है वो कौन संभालती है, यूनियन गवर्नमेंट संभालती है, और इन सभी मुद्दों को लेकर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। जैसे डिफेंस के रिलेटेड लॉज हो गए, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड लॉज हो गए, इस तरीके से। पहले यूनियन लिस्ट में सिर्फ 97 सब्जेक्ट थे, अब जो है वो 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। स्टेट लिस्ट देखो, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पुलिस हो गया, स्पेसिफिक स्टेट की पुलिस का हो गया, ट्रेड हो गया कि उस स्टेट में कैसा ट्रेड होगा, ट्रेड के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी आएगी, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। तो ये स्टेट से रिलेटेड मामले हैं, और इनको कौन संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए लॉज बनाती है। पहले 66 सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में, अब जो है 61 रह गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, ये ऐसे सब्जेक्ट की लिस्ट होती है जो कि स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेशनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एजुकेशन हो गया, स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन आ गए, फॉरेस्ट जंगलों को रिलेटेड, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर, यानी कि ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूरे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों टाइप की गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों टाइप की गवर्नमेंट मिलकर इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लॉज बनाती है। ठीक है, अगर मान लो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं हम तो ये लॉ बनाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं हम ये लॉ बनाएंगे इस टॉपिक को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो ज़्यादा मायने रखेगा। पहले कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स है, अब जो है 52 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं आते, जैसे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ओके, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन लॉ बनाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर शेयर होती है? सबसे पहले जो हमारा संविधान है उन्होंने पूरा अच्छे से बता रखा है कि कितनी पावर शेयरिंग या फिर किस किस चीज़ को लेकर पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो पावर शेयरिंग में कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज जो है, सबसे पहले तो जैसे आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो सबसे पहले वो चेंज राज्यसभा और लोकसभा करेंगी, वो भी उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, तब जाके वो लॉ पास होगा कि हाँ चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो उसको वैलिड भी तो करना पड़ेगा, ऑफिशियली वैलिड, कि हाँ भाई ये पूरा अच्छे से वैलिड हो गया ये कानून, अब आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो उसको भी वैलिड करने के लिए लेजिस्लेचर्स जो एमएलए वगैरह होते हैं वो वैलिड करते हैं बेसिकली इनको, और उनको भी टोटल स्टेट्स की हाफ ऑफ द सीट्स तो चाहिए होती है, मंजूरी चाहिए होती है। तो बेसिकली अगर चेंज करना होता है पावर शेयरिंग में तो उसके लिए पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स का रोल रहता है। ठीक है, द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब उसके बाद जैसे मान लो वैलिड भी हो गया, उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है देश की, जो कि न्यायपालिका है, वो ये देखती है कि ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ भी है चीज़ों का, या फिर कोई लॉ ढंग का बनाया भी है या नहीं बनाया है, और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है। इस तरीके से कहीं कोई मिसयूज़ ऑफ पावर तो नहीं हो रहा है, तो जुडिशरी वो सारे काम करती है। अगर मान लो डिवीजन ऑफ पावर की, इसको ज़्यादा पावर मिल गई, हमें कम पावर मिल गई, ऐसे मामले को लेकर कोई झगड़ा होता है, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन बनाती है कि इनको ये पावर दी जाएगी, इनको ये पावर दी जाएगी, इस तरीके से। रोल ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम। अब जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का क्या रोल है फेडरल सिस्टम में? जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हर एक कानूनी कार्रवाई को देखे, प्रोसीजर को देखे, इम्प्लीमेंट करने से फैसला दे कि हाँ हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है फिर भी बीच में, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती हैं कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, अब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर को एक्सरसाइज करने के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जनरल पब्लिक से टैक्स लेती है ताकि वो अपना खर्चा चला सके, लोगों की भलाई कर सके। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के लिए किसी भी एक भाषा, एक पर्टिकुलर भाषा को दर्जा नहीं दिया गया कि यही हमारी भाषा है, और बेसिकली जो काम होगा देश का वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मतलब पहले इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन एज अ नेशनल लैंग्वेज किसी को भी दर्जा नहीं दिया गया। जैसे हमने ये देखा है कि नेशनल गेम जो है, हमारे नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है, बट ऐसा नेशनल लैंग्वेज किसी को भी स्टेटस नहीं दिया गया। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म? अब इंडिया जो है फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करता है ये ध्यान से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संविधान लिखे हुए हैं पावर शेयरिंग को लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर शेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये पावर शेयर करेगी, बट सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने लिख दिया और एक्सरसाइज कर लिया, सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है। अगर इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है तो उसके लिए डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें लोग अपना नेता खुद चुने, है ना, खुद वोट करके चुने। अब उस डेमोक्रेसी का आना फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों के हित से कोई नेता आता है तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं कि इनको हमने चुना है और ये जो है अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, द स्टेट एंड सेंटर रिलेशन हैव बीन स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पर जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन है उसके बीच में कोई दिक्कत ना आए, तो उसको इस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया है ताकि फेडरलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब किस किस तरीके से फेडरलिज्म को मजबूत बनाया गया है वो देखो। उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एक लैंग्वेज पॉलिसी और एक स्टेट सेंटर रिलेशन।
सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट को बात करते हैं। मतलब ये 3 स्टेप इसलिए लिए गए हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम डिस्प्यूट हो, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट पे। अब यहाँ पर जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट का क्या मतलब है, ऐसी स्टेट जैसे हमने यूरोप का एग्जाम्पल पढ़ा। यूरोप में क्या होता था कि लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था रहने में, क्योंकि एक ही स्टेट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे, तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें बात करने में भी प्रॉब्लम होती थी, उन्हें अपनापन फील नहीं होता था। तो वो चाहते थे कि हमारी एक ऐसी स्टेट दो जिसमें हमारी भाषा सेम हो, इस तरीके से, नहीं तो फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था। तो हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पर ऐसी स्टेट्स बनाना जहाँ पर वो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती हो, उसका क्रिएट करना सबसे पहला टेस्ट था हमारे देश के लिए, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, बहुत सारी पुरानी स्टेट्स जो थी हमारे भारत में उनको हटाया गया और नई नई स्टेट्स को क्रिएट किया गया। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो जो इंडिया की पुरानी स्टेट थी उनकी बाउंड्री को चेंज किया गया था ताकि नई नई स्टेट्स, और जब हमें आज़ादी मिली थी तब इंडिया में नई नई जो पुरानी स्टेट्स थी इंडिया में उनको चेंज किया गया था ताकि नई स्टेट्स जो है वो बन जाए, ठीक है। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट, वो इसलिए किया गया था ताकि लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में ही रहें। जैसे पंजाब के लोग जो पंजाबी भाषा बोलते हैं तो पंजाब के स्टेट में रहें, हरियाणा के जो लोग हैं वो हरियाणवी बोली बोलते हैं तो वो हरियाणा में रहे। मतलब बोली के हिसाब से स्टेट को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब जब ये डिमांड बढ़ने लग गई कि भाई हमें अपनी बोली के हिसाब से, हमें अपनी भाषा के हिसाब से स्टेट चाहिए, तो कुछ हमारे नेशनल लीडर को जो ये पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे थे उनको ये डर था कि कहीं बोली के चक्कर में या फिर स्टेट्स का बंटवारे करने के चक्कर में हमारी जो पूरा देश है वो कहीं बिखर ना जाए, सब एकजुट ना रहें, इसलिए तो उन्हें बहुत फियर था इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पे। अब सेकंड टेस्ट था इंडिया के फेडरलिज्म का लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, है ना। अब हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर फॉलो होते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस भी हैं, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स भी हैं, ट्राइब्स भी अलग हैं, है ना। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक भाषा को दर्जा नहीं दिया था, किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया गया था। हिंदी को पहले आइडेंटिफाई किया गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज हम हिंदी रखते हैं, कि मतलब जितने भी ऑफिस के काम होंगे वो सब हिंदी में किए जाएंगे। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी भाषा को जानते थे, ठीक है, और इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी कि जितनी दूसरी भाषाएं हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे देश में, ठीक है। तो हिंदी को छोड़ के हिंदी से अलग 21 लैंग्वेजेस को भी दर्जा दिया गया स्केड्यूल्ड लैंग्वेज का बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान जो है या कोई कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठा हुआ है और उसे अपनी ही भाषा में अगर उसको एग्ज़ाम लिखना हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे ये ऑप्शन देता है कि आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर जो हमने 21 लैंग्वेजेस को दर्जा दिया है उसी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हो। जैसे मान लो उड़िया है, उड़िया हमारे देश की लैंग्वेज है या फिर दूसरी लैंग्वेजेस हैं, तो आप उन सब लैंग्वेजेस में भी अपने एग्ज़ाम को लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब स्टेट की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मान लो अगर पंजाब है तो पंजाब में जो ऑफिस वाली लैंग्वेज होगी तो कौन सी होगी, पंजाबी लैंग्वेज होगी, ठीक है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में ही सारे काम होंगे, है ना। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, अब जो स्टेट के बेसिकली जो स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसी में सारा का सारा गवर्नमेंट का काम होता है। कोई ऐसा थोपा नहीं गया कि हिंदी को ही एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया गया है। स्टेट जो लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं उसी लैंग्वेज में काम होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1965 में इंग्लिश का यूज़ जो है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए रोक दिया था। लेकिन जैसे बहुत सारे, अब जैसे हमने आज तक यही सुना है कि जो साउथ के लोग होते हैं, जो साउथ इंडियंस होते हैं, बेसिकली उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और उन्हें हिंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है, ठीक है। तो अगर हम ये कह देंगे कि आप जो है इंग्लिश का जो है वो स्टॉप कर दो, जो यूज़ है उसको स्टॉप कर दो, तो फिर वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। स्टेट लैंग्वेज तो बहुत कम आती है सब लोगों को, जैसे इंडिया के लोगों को तमिल, जैसे दिल्ली के लोगों को या फिर पंजाब के लोगों को तमिल नहीं समझ में आती होगी क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज ही ज़्यादा समझ में आती है।
आती है, ठीक है। और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो है जैसे कन्नड़ हो गई वो समझ में नहीं आती होगी, और उन्हें हिंदी भी नहीं आती है। तो फिर एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ना जो सभी स्टेट्स को आती हो। तो इसलिए पहले तो 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए रोक दिया था कि अब हम इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे हमारे देश में। लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश का यूज़ तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी का प्रमोशन था वो भी कंटिन्यू रहा कि हिंदी को बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब प्रमोशन का ये मतलब नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को थोप रही है बाकी सारी स्टेट्स पे। अब यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया में कोई श्रीलंका जैसी दिक्कत ना आए मेजॉरिटिज़म वाली, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स ने हेल्प किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हम किसी को नहीं दर्शा रहे, किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपनी स्टेट के लैंग्वेज में ही काम करेंगी और हिंदी एंड इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इस तरीके से डिसाइड किया गया। नेक्स्ट थिंग इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अब यहाँ पर फेडरलिज्म स्ट्रेंथन इसलिए हो पाया क्योंकि सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को रीस्ट्रक्चर किया गया। 1990 में एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका बढ़ावा हो गया बहुत सारे हमारे मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट में। अब ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या थी कि रीजन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनती थी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आई, कोलिएशन गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि अगर कोई एक सिंगल गवर्नमेंट मान लो पूरे अच्छे से मतलब उसे ज़्यादा सीट नहीं मिल पाई, थोड़ी बहुत ही रह गई गवर्नमेंट बनाने के लिए, उससे ज़्यादा सीट नहीं मिल पाई, मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो उसने क्या किया, बाकी सारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। तो उसे हम क्या कहते हैं कि कोलिएशन गवर्नमेंट उसने बना ली। उससे क्या होता है, एक नया जो पावर शेयरिंग का कल्चर था वो बनने लग गया था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपस में मिलके सरकार बनाने लग गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से कोलिएशन गवर्नमेंट एंड न्यू पावर शेयरिंग का जो एरा है वो चलने लग गया। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और वो सरकार बनाती हैं। स्केड्यूल लैंग्वेज क्या होते हैं, ये ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने घोषित की गई हैं कि ये हमारी इंडिया में बोली जाती हैं अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सेंटर से पावर जो है थोड़ी शिफ्ट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को शेयर कर देती है। मतलब इसने अपनी पावर इसको दे दी और इसने अपनी पावर इसको शिफ्ट कर दी ताकि सारे काम जो है अच्छे से हो जाए, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होती है, फेडरल पावर को ये लगा कि अब 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा है, हमें जो है और एक टीयर चाहिए ताकि हमारा काम जो है देश में अच्छे से हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक लोकल लेवल भी बना दिया, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। और ये कब हुआ था, मेजर स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 और 1992 में थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी या थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया था, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और वो बहुत पावरफुल और इफेक्टिव डिसीजन निकला था, ठीक है। अब जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना ना हमारे इंडिया में, जो कि पंचायत को मतलब उसके अंदर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, MCDs वगैरह इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अब इसके अंदर भी रेगुलर टाइम पे इलेक्शन होने लग गए थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे, है ना। अब इस जो लोकल हमारी गवर्नमेंट थी उसके अंदर बहुत सारी सीट को रिजर्व किया जाता था। मतलब लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कुछ मेंबर्स होंगे ना जो उस गवर्नमेंट को चलाएंगे, तो वैसे ही वहाँ पर उन मेंबर्स के लिए कुछ सीट रिजर्व की गई, SC के लिए, ST के लिए, OBCs के लिए, ठीक है। और 1/3 सीट, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए भी दर्ज की गई कि यहाँ पर सिर्फ वुमेन जो है वो इस पोजीशन को संभालेंगी, ठीक है। अब एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया हर स्टेट में ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शन को कंडक्ट करा सके। आपने देखा होगा विलेज लेवल पे भी पंचायत का जो पंच है वो बार बार चेंज होता है, उनके भी रेगुलर इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना फंड आता है उसे थोड़ा बहुत लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी देना पड़ता है ताकि वो जो है अपनी पावर को शेयर कर सकें, ठीक है। नाउ द रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, अब क्यों अपनी पावर को बांटना ज़रूरी है। जैसे अगर एक बड़ी कंट्री है इंडिया जैसी, तो बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है, क्योंकि लोकल लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको अच्छे से पता होता है कि कहाँ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए और कैसे अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए।
कॉमन सिटीजन भी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करा पाए और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे डेवलपमेंट को प्लान करना है, तो कॉमन सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पीपल जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ अप्रोच कर सकते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम ईजिली और क्विकली सॉल्व हो जाए और कॉस्ट भी कम से कम लगे। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पंचायती राज, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, जो रूरल एरिया के साथ डील करती है, उसको हम पंचायती राज कहते हैं। उसके अंदर भी 3 लेवल होते हैं, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो हम सबसे पहले ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। हर एक विलेज में, हर एक गाँव में या फिर कुछ गाँव के ग्रुप में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। उसके अंदर काफ़ी सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि एक पंच होता है और एक प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच होता है, और उनको गांव की पॉपुलेशन जो उस गांव में रहती है वो इलेक्ट करती है। ये पंचायत जो है पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और पंचायत जो है वो किसके अंडर काम करती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होती है, जो गाँव के अंडर रहने वाले लोग होते हैं, उसके अंडर पंचायत जो है वो काम करती है। और it has to meet twice or thrice in a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of ग्राम पंचायत। अब जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है वो आपस में मिलते हैं 2 या 3 बार साल में, ताकि वो ग्राम पंचायत की क्या देख सके, परफॉर्मेंस देख सके कि अच्छे से काम करवा भी रहे हैं नहीं, और कुछ एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत होती है। ग्राम सभा क्या होती है, जो विलेज के अडल्ट पीपल होते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के क्या फंक्शन होते हैं कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, पंच सरपंच को इलेक्ट करे, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को देखे और उनका काम परखे कि अच्छे से कर भी रहे हैं नहीं। नेक्स्ट इज पंचायत समिति। अब लोकल जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अब जाता है सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। और कुछ ग्राम पंचायत आपस में एक ग्रुप बना के वो क्या बन जाती हैं, पंचायत समिति बन जाती हैं, ये ब्लॉक या मंडल बन जाती हैं। और जो इस बॉडी के मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। पंचायत मेंबर ही इस बॉडी के लोगों को इलेक्ट करते हैं। नाउ जिला परिषद, जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, पंचायत समिति या मंडल साथ में आके जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद के लोग जो है इलेक्टेड होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, एमएलए हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो इसके मेंबर्स हो जाते हैं। और जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इस जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड होते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अर्बन लेवल पे भी काम करती हैं, रूरल लेवल पे तो करती हैं लेकिन अर्बन लेवल पे भी काम करती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो वो टाउन में सेटअप होती है। म्यूनिसिपैलिटी टाउन में, टाउन क्या होता है, छोटे अर्बन एरिया, और बिग सिटी लार्ज अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, दोनों कौन कंट्रोल करते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों ने अपने नेता को चुना है उनके थ्रू इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है। और जो म्यूनिसिपल का चेयरपर्सन होता है वही म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो ऑफिसर होता है उसे हम मेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।